गाड़ी पता नहीं कैसे कब बेकाबू होकर एक बड़े से पेड़ से टकराई। इतनी तेज आवाज थी उस एक्सीडेंट की जिससे कान के पर्दे फट जाए। कौशिक चोट लगने से बेहोश हो गया था और रचित के पुकारने पर जब आंख खोली तो तकरीबन एक्सीडेंट हुए 2 घंटे बीत चुके थे। रोड से कुछ ही दूरी पर एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी और कौशिक का हाल तो बुरा था ही। रचित को कुछ खास चोटें नहीं आई थी, पर साथ में आया हुआ विशाल अभी तक बेहोश था। खून भी उसका काफी बह चुका था। मोबाइल नेटवर्क किसी का नहीं चल रहा था और उन्हें वहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कौशिक उठा, पर अभी भी उसे चक्कर आ रहे थे। इतना दर्द था उसके पूरे बदन में कि उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। रचित को विशाल के पास वहीं छोड़कर किसी तरह लड़खड़ाता हुआ कौशिक रोड तक गया और देखा तो दूर दूर तक किसी तरफ से भी कोई भी गाड़ी आती दिखाई नहीं दे रही थी। कौशिक वापस पलटा तो दूर खेत के बीच में एक छोटा सा मकान उसे दिखाई दिया। कौशिक ने वापस जाकर रचित के साथ मिलकर विशाल को अपने कंधे पर उठाया और उस मकान की ओर जाने लगा। काफी दर्द था और चोटें भी लगी थी, लेकिन दोस्त की जिंदगी खतरे में थी। गन्ने की ऊंची फसलों के बीच से होते हुए कौशिक विशाल को कंधे पर उठाए हुए उस मकान तक पहुंचा तो देखा ऊपर के कमरे में बत्ती जल रही थी। कौशिक ने रचित को वहीं रुकने का इशारा किया और आगे बढ़कर दरवाजे को खटखटाया और कहा, कोई है? कोई है इस घर में? हमारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, थोड़ी मदद मिलेगी? अरे कोई है? पलटकर जब कोई जवाब नहीं आया तो कौशिक ने फिर से दरवाजे को खटखटाने के लिए दरवाजे पर अपने हाथ से मारा ही था तो दरवाजा हल्का सा खुला। कौशिक अंदर घुसा और पुकारता हुआ अंदर की ओर चला गया। कोई है? अरे कोई है क्या इस घर में? हेलो हेलो भाई साहब, हेलो कोई है? बाहर खड़े रचित ने सीढ़ियों की रेलिंग के सहारे विशाल को बैठाया और पसीना पहुंचते हुए अपनी छोटी मोटी खरोंचों को देखने लगा। जब तकरीबन 10 मिनट के बाद उसे याद आया कि कौशिक को अंदर गए हुए बहुत वक्त हो गया है, लेकिन न वो बाहर आया और न ही उसकी कोई आवाज सुनाई दे रही थी। रचित ने विशाल को पलट के देखा। उसकी सांसें चल तो रही थी, पर गुजरते वक्त के साथ हालत उसकी बहुत खराब होती जा रही थी। रचित उस घर के अंदर इस बार कौशिक को पुकारता हुआ गया। कौशिक, 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 कौशिक। घर थोड़ा गंदा था। लग रहा था जैसे कुछ हफ्तों से खाली ही था। जगह जगह मकड़ी के जाले और धूल जमी थी। एक अजीब सी खामोशी थी पूरे मकान के अंदर। एक के बाद एक सारे कमरे चेक किए, सब वैसे ही गंदे से धूल से भरे थे। ऊपर जाती सीढ़ियां लकड़ी की बनी थी। एक एक करके चरमराती उन लकड़ी की सीढ़ियों पे रचित चढ़ते हुए
यही कोशिश कर रहा था कि आवाज थोड़ी कम हो, लेकिन हर सीढ़ी पर आवाज थोड़ी ज्यादा ही हो रही थी। आखिरी सीढ़ी चढ़कर रचित ने पलट के पीछे सीढ़ियों को एक नजर देखा और एक बार फिर कौशिक को आवाज लगाते हुए एक कमरे का दरवाजा खोला। तो बगल वाले कमरे का दरवाजा भी उतना ही खुला। रचित पलटा और उसने जैसे ही उस दरवाजे की ओर देखा तो एक चेहरा अंदर से झांक कर तुरंत वापस कमरे के अंदर चला गया। कौशिक, 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 कौशिक की आवाजें लगाता हुआ रचित उस कमरे में घुसा और देखा कमरे में घना अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रचित ने जेब से मोबाइल की लाइट जलाकर देखने को अपना फोन निकाला ही था कि उसके ठीक पीछे कमरे का दरवाजा बंद हुआ और कानों में एक आवाज गूंजी, नहीं 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 नहीं। हमें अंधेरा ही पसंद है। रचित चिल्लाया, कौन है? कौशिक, तू है क्या? मजाक छोड़ यार, टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो विशाल मर जाएगा भाई, विशाल मर जाएगा। रचित ने इतना कहते कहते अंधेरे में देखने की कोशिश की तो कुछ भी साफ दिखाई नहीं दिया। कुछ कदम दीवार पे स्विच ढूंढने आगे बढ़ाए तो किसी छोटी सी स्टूल जैसी चीज से उसका पैर टकराया और कुछ भारी भरकम गिरने की आवाज हुई। किसी भी चीज की परवाह किए बगैर रचित ने फोन की टॉर्च जलाई तो टॉर्च जलते ही किरकिराकर बंद हो गई। अब मोबाइल की स्क्रीन की ही लाइट थी और उसी रोशनी में देखा तो सामने एक स्टूल गिरा हुआ था जिस पे रखा हुआ रिकॉर्ड प्लेयर भी नीचे गिरा था। उठाकर बड़े एहतियात से स्टूल रखा और उस पे रिकॉर्ड प्लेयर को रखा और उसके बाद वापस मुड़कर मोबाइल की रोशनी में ही रूम में चारों ओर देख ही रहा था जब आवाज थी तो हल्की, लेकिन ऐसे सन्नाटे में रचित के बदन में दौड़ता हुआ खून उसे थमता हुआ महसूस हो रहा था। रचित धीमे धीमे डर के घूंट निकलता हुआ पीछे वापस पलटा तो मोबाइल की रोशनी में साफ साफ देख पा रहा था कि कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन स्टूल पे रखा हुआ ग्रामोफोन प्लेयर अपने आप चल रहा था। रचित एक ही पल में पसीने से तरबतर था। माथे से पसीने की टपकती बूंदों के बीच ही झुककर उसने एक झटके से रिकॉर्ड प्लेयर की सुई हटाई तो वो चलती हुई आवाज भी अपने आप बंद हुई। कुछ देर खड़े खड़े रचित बस उस घूमते हुए प्लेयर और उसकी उठाई हुई सुई को देखता रहा और फिर जब कुछ भी नहीं हुआ तो रचित का खून दोबारा दौड़ने लगा और वो पलटकर कमरे को मोबाइल की रोशनी में देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमरा काफी बड़ा था और रोशनी बहुत कम।
आगे बढ़कर इधर उधर दीवारों पर देखने लगा कि कहीं कोई दरवाजा हो, लेकिन सामने दीवार पर हर जगह उसे ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ कई सारे नाम लिखे हुए दिखाई दिए, और लिखाई किसी बच्चे की टूटी फूटी लिखाई जैसी थी। रचित नाम पढ़ता हुआ दीवार को खुले मुंह से थोड़ा डरा हुआ, थोड़ा परेशान और बहुत ही घबराए हुए अंदाज में देखता देखता एक दीवार से दूसरी दीवार पे पहुंचा तो देखा उस पे भी कई सारे नाम लिखे थे, वैसी ही किसी बच्चे जैसी हाथ की लिखाई में। अचानक ही घबराए हुए हाल में रचित की नजर मोबाइल फोन पर पड़ी तो देखा फुल सिग्नल आ रहा था। उसने तुरंत कौशिक को फोन मिलाया और फोन मिलाते ही रचित को अपनी जिंदगी में इतना बड़ा झटका शायद ही कभी लगा हो। उस कमरे में भी एक फोन बज रहा था। पता नहीं क्या सोचा कि रचित ने फोन को काटा नहीं, फोन बजता जा रहा था और कमरे में ही दीवार में बनी अलमारी से फोन के वाइब्रेट करने की आवाज आ रही थी। रचित ने अलमारी खोली। एक झटके से अलमारी को खोलते ही जैसे कोई एक धक्के से रचित को फेंक कर भागा और खुद भी शायद उसी स्टूल से आगे टकरा के गिर गया। रचित चिल्लाता हुआ उठा, कौन है? रुक जाओ, कौन है? कौन है? और मोबाइल की रोशनी में जब उसने उस तरफ देखा तो वहां एक बच्चा फर्श पर गिरा पड़ा था। रचित के चेहरे पर अचानक ही डर की जगह फिक्र दिखाई दे रही थी। रचित तुरंत ही उस बच्चे को जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बच्चा जागना तो दूर हिल भी नहीं रहा था। रचित ने उस बच्चे को जगा पाने की कोशिशों में ध्यान ही नहीं दिया कि कोई एक एक कदम फेंकता हुआ ठीक उसके पीछे आके कब खड़ा हुआ और बोला, अंकल रहने दो, मैं नहीं उठूंगा क्योंकि मैं तो मर चुका हूं ना। रचित तुरंत पलटा और डर, घबराहट, बेचैनी या खौफ कुछ भी महसूस कर पाए इससे पहले ही रचित बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। रचित एक ही पल में इतना डर गया था कि तुरंत ही बेहोश हो गया। पर एक ही बात उसके दिल में थी, जो मांगे दे दूं, बस मुझे कुछ ना हो। बेहोशी में रचित को अपना नाम धीमे धीमे सुनाई दे रहा था। उसका नाम कोई बहुत करीब से उसके कानों में पुकार रहा था, जैसे धीमे 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 धीमे। रचित को पुकारती हुई आवाज साफ होती गई और आखिरकार रचित अपनी नींद से जागा। गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठे हुए रचित सो गया था, लेकिन नींद टूटी तो रचित ने अपनी दोनों तरफ देखा। वही गन्ने का खेत था, दूर दूर तक फैला हुआ। वही कौवे थे जिन्हें अभी अभी सपने में उसने देखा था। रचित पीछे से ही
गाड़ी चलाते हुए कौशिक को बोलने लगा, कौशिक भाई गाड़ी घुमा ले। मैंने अभी अभी इसी जगह के ऊपर बहुत बुरा सपना देखा है भाई मोड़ ले। मेरी मान, हम दूसरे रास्ते से चलते हैं भाई, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। कौशिक जोर से हंसा और उसने पलट के बोला, ये हमारे रंजित साहब बहुत पहुंची हुई चीज है? आपको सब पहले ही दिखाई दे जाता है। कौशिक के इतना कहते कहते ही रचित, कौशिक और विशाल की आंखों के सामने वही एक नजारा था जिससे रचित के सपने की शुरुआत हुई थी। कौशिक अपनी बात पूरी कर पाए उससे पहले ही गाड़ी का सचमुच एक्सीडेंट हुआ। कुछ देर बाद आंख खोली तो कौशिक उठकर रोड तक आया। कहीं मदद मिल सके ऐसी उसे कोई गाड़ी दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। विशाल को बहुत बुरी चोटें आई थी, तुरंत ही उसे मदद की जरूरत थी। कौशिक ने इधर उधर खेत पर नजर दौड़ाई तो दूर एक मकान दिखाई दिया और रचित के लाख मना करते रहने के बावजूद वो उसे और विशाल को वहां ले गया। और वहां पहुंच के कौशिक ऊपर के कमरे में जलती हुई बत्ती को देखकर आवाजें लगाने लगा, कोई है इस घर में? हमारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, थोड़ी मदद मिलेगी? अरे कोई है? रचित की आंखें ये सुनकर चौड़ी होती चली गई, क्योंकि ये हूबहू वैसा ही था जैसा उसने अपने सपने में देखा था। उसने कहा, भाई ये घर, ये जगह और ये एक्सीडेंट सब अगर मैं पहली बार देख रहा हूं जिंदगी में, तो मुझे ये बता कि ये सब मेरे सपने में कैसे आया? मेरी बात मान, चल यहां से कौशिक, चल यहां से कौशिक, हमारी जिंदगी को खतरा है कौशिक यहाँ पे। कौशिक का तो जैसे खून ही खौल गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुझे तो बस खरोंचे आई है थोड़ी सी, इसे देख, अगर तुरंत इसको मदद नहीं मिली तो मर जाएगा ये। तुझे अपने एक डरावने सपने से इतना डर लग रहा है तो चला जाए यहां से। कौशिक ने रचित को विशाल के पास रहने का इशारा किया और अंदर उस घर में घुस गया। और पीछे रचित, उसने बेहोश विशाल को सीढ़ी पर लिटाया और चुपचाप किसी शरीफ बच्चे की तरह एक सीध में चलता गया। और कुछ देर के बाद पूरे माहौल में बस कौशिक की चीखें गूंज रही थी। चीखें सुनकर विशाल की बेहोशी टूटी और कराहता हुआ इधर उधर देखता हुआ कौशिक और रचित को आवाजें देने लगा, कौशिक, रचित, कौशिक, रचित, जब उस घर का दरवाजा खोला और अंदर से रचित निकला मुस्कुराता हुआ, खून से सना उसका चेहरा, हाथों में खून लगा हुआ और पागलों की तरह मुस्कुराता हंसता हुआ
विशाल के पास आकर बैठा और उसने कहा, मैंने कहा था गाड़ी मोड़ दे, कहा था चला चल यहां से, कहा था मैंने, सपने में ही देख लिया कि क्या होगा, लेकिन नहीं, बहुत बड़ा लीडर समझता था अपने आप को। देख ले भाई, क्या फायदा हुआ ऐसा लीडर बनके। विशाल शायद समझ गया था कि क्या होने वाला है। उसने हकलाते हुए कहा, क्या 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 बोल रहा तू? कौशिक आ गया, कौशिक कहाँ गया? हाँ? रचित ने झुककर करीब से विशाल को देखा और उसके कानों में धीमे से कहा, मैंने कहा था यहां नहीं आना, अब मुझे अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। विशाल को इतना बोलकर हंसता हुआ रचित पैर से पकड़ के घर के अंदर घसीटने लगा। विशाल की काफी हड्डियां टूटी थी, खून भी बहुत बह चुका था, बड़ी मुश्किल से हिल डुल पा रहा था। जब उसे इस कदर से रचित जानवरों की तरह घसीटने लगा, विशाल के हलक से भयानक चीखें निकलने लगी। बढ़ती हुई चीखों में रचित की हंसी और तेज होती जा रही थी। और आखिर में रचित ने विशाल को उठाकर उसी कमरे में बंद कर दिया जहां वो सपने में बेहोश हुआ था। मैं जब उस वक्त बेहोश हुआ था तो बस एक ही बात थी दिल में कि चाहे जो हो जाए मैं बच जाऊं, चाहे कौशिक और विशाल ना बचें, लेकिन मैं बच जाऊं। कहते हैं कि मौत का खौफ इंसान की असलियत दिखाता है। बहुत दिक्कत होती है, रोज रोज नई जगहों पर जाना पड़ता है। 4 नौकरियां 3 महीनों में बदल चुका हूं, अपना घर भी बदलते रहता हूं। पहले शुरू में थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब नहीं, अब सब कुछ सीख गया हूं। अब तो नए दोस्तों से मिलते ही उन्हें मैं यहां ले आता हूं। मैंने जान बख्शने के बदले एक समझौता करवा लिया। इस घर में जब तक मैं लोग लाके देता रहूंगा, मुझे या मेरे आसपास किसी को कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस दिन यह सिलसिला रुका, सब खत्म हो जाएगा। हर महीने कम से कम 4 लोग किसी भी तरह लाने पड़ते हैं मुझे। मेरा नाम रचित है, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। और ये थी आज की एक कहानी, ऐसी भी